नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आज आप राजधर्म के स्टूडियो से सीधा कवरेज देख रहे हैं और इस कवरेज में मैं राजस्थान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है मैं उस पर बात करने जा रही हूं। आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूं कि जो राजस्थान में ये स्थिति बनी कैसे, आखिर कैसे दो गुट तैयार हुए। एक ऐसा भी हमने समय देखा कि एक सभा में दूसरे सभा के जो लोग हैं वो जूते चप्पल चलाने पर आमादा हो गए। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दुष्यंत चोपड़ा जी हैं, जो कि अपना एक मीडिया हाउस भी चलाते हैं दृष्टिकोण, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या फिर आप इनको एक ये भी उपाधि दे सकते हैं कि ये चुनावी रणनीतिकार हैं। और इन्होंने 2018 का जो राजस्थान में इलेक्शन हुआ था उसको बहुत करीब से देखा था और कहीं ना कहीं उसको कवर भी किया था। तो आइए चलिए बातचीत को पूरा समझते हैं दुष्यंत चोपड़ा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद अर्चना जी। आज सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत है तो उनको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। चलिए, आपको भी सर, आपके भी परिवार को मैं नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहला मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज हम राजस्थान की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? चूँकि आपने 2018 में राजस्थान की पॉलिटिक्स को कवर किया है, तो ये स्थिति कैसे बन गई कि अशोक गहलोत गुट, फिर आपके सचिन पायलट गुट, जिस सचिन पायलट को ये कहा गया अशोक गहलोत की तरफ तो गोरी चमड़ी है, इसको भी बहुत घिसाई होने की समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय पे हमने ये देखा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजस्थान की राजनीति की इस समय अगर हम बात करते हैं तो वो राजस्थान की राजनीति नहीं, बल्कि हम लोग शायद चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की राजनीति। अच्छा, उसके ऊपर चर्चा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे तो हमें कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की भी बात करनी पड़ेगी। हालांकि आपसी खींचतान और सिर्फ टप्पल वहाँ भी कुछ कांग्रेस से कम नहीं है। हाँ, ठीक है। वहाँ भी इतना ही है। लेकिन जो परिदृश्य आज राजस्थान में कांग्रेस में बन पड़ा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसको आप राजस्थान की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति इसलिए भी कह सकते हैं कि ये वंशवाद के ऊपर जो कांग्रेस का एक ठप्पा रहा है कि कांग्रेस हमेशा वंशवाद को लेकर चलती रही है, तो वो परंपरा गांधी परिवार से लेकर नीचे तक सभी नेताओं में है। अशोक गहलोत भी उससे अछूते नहीं हैं। हालांकि राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि वो अगर मोटा मोटा हम देखें कि वो सचिन पायलट को क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं, तो उनको भी पता है भाई वो 74-75 के पेटे में अभी चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से वंशवादी पार्टी के वो एक कर्ता धर्ता रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि वो आगे की कमान अपने बेटे को दें। अच्छा, तो उसी के चलते ये जितनी भी कवायद है वो इसलिए है कि अगर सचिन पायलट बन गए वहाँ के मुख्यमंत्री, तो एक युवा होने के नाते अगली 20-25 साल की जो आने वाली राजस्थान की राजनीति है उसके वो मेन क्षत्रप रहेंगे कांग्रेस की राजनीति के। तब अशोक गहलोत के बेटे के लिए कहीं जगह नहीं रहेगी। तो ये सारी कवायद वो इसीलिए कर रहे हैं, जो भी आपके सामने नजर आ रहा है, आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, कि किसी भी तरह राजस्थान की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो बाद में अशोक गहलोत के कहने पर वो सत्ता को या उस कमान को उनके बेटे को आने वाले समय में सौंप सके, ना कि सचिन पायलट। अच्छा, तो मतलब इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो वंशवाद का जो सीरीज कहते हैं हम लोग की कांग्रेस में जो रहता है वो सीख ही जाता है, जैसे 100% ये वंशवाद की राजनीति है। हालांकि सचिन पायलट भी राजेश पायलट के बेटे हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से वंशवादी तो वो भी हैं। अच्छा, लेकिन 2018 का चुनाव, जैसा कि आपने कहा कि मैंने वहां पर पूरा चुनाव पूरी तरह से कवर किया, 2-2.5 महीने हमारी टीम वहां पर रही थी जी। तो जो रिजल्ट 2018 में आया, हालांकि राजस्थान में होता है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस अपनी जीत का श्रेय वहां पर देगी तो वो 2018 की जीत का श्रेय सचिन पायलट की मेहनत को जाता है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव, गली-गली 200 की 200 विधानसभा सीटों पर जाकर काम किया, मेहनत की, टीम बनाई, तो उसी का नतीजा था कि कांग्रेस को 2018 में इतनी भारी जीत वहां पर मिली थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2018 में जो कांग्रेस की जीत हुई, अशोक गहलोत जिसके नतीजे निकले मुख्यमंत्री के तौर पे जो बने, वो जादूगर हैं। वो जादूगर है, इस वजह से बने, लेकिन मेहनत जो सचिन पायलट की थी। अच्छा। मुख्यमंत्री वो बन गए। अब वो गांधी परिवार के तब नजदीकी भी थे। अच्छा। अब गांधी परिवार में भी वो सोनिया गांधी के नजदीकी हैं, माने जाते हैं,
और राहुल गांधी से उनकी बिल्कुल बनती नहीं, ये चीज जग जाहिर है। अच्छा। ये मैं कोई, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के जी। रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के मतलब राहुल गांधी और आपके अशोक गहलोत के जो रिश्ते हैं वो कभी भी मधुर नहीं रहे। हाँ, वो सोनिया गांधी की खड़ाऊ उठाकर हमेशा चले हैं और अभी भी वो सोनिया गांधी के लिए ही कुछ भी करने को तैयार हैं, जैसा कि वो दर्शाते हैं। हालांकि उनके कर्म ऐसे अभी सामने नजर नहीं आ रहे, उनके जो एक्शन है वो अपनी ही कुछ कहानी अलग गढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, अगर मैं ये सवाल यहाँ पे कहूँ या फिर मैं ये बात कहूँ कि यूपी इलेक्शन अगर हम लोगों को याद होगा 2022 में जो अभी इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी खींचतान चली, केशव प्रसाद मौर्य और आपके योगी आदित्यनाथ के बीच में भी खींचतान मची, लेकिन हाईकमांड ने आके उनको अच्छे से संभाल लिया, वो एक नेतृत्व हमें दिखाई दिया। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है कि अपनी जो घर के अंदर जो फूट है उसको कहीं ना कहीं संभाल ले? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व या जिसको आला कमान कहें या हाई कमान कहें, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में आला कमान की अल्टीमेटली चलती है। अच्छा। लेकिन कांग्रेस में जो अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद चल रही है, उसका नाम गांधी परिवार की ओर से ही सुझाया गया। हालांकि शशि थरूर भी मैदान में हैं, लेकिन सबको पता है कि अगर गांधी परिवार का वरद हस्त उनके पास है, उनका आशीर्वाद उनके पास है, तो अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जब आला कमान की ही चलती है तो अशोक गहलोत ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से भांप लिया कि आज अगर उनको अध्यक्ष बनने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा जी, तो कल को अध्यक्ष वो रहते हुए भी अपनी चला पाएंगे अध्यक्ष के नाते या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में पहले भी था, अभी भी है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुने भी जाते हैं, शशि थरूर से अगर उनका चुनाव हो भी जाता है, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि राजस्थान में उनकी पैठ बनी रहे। शायद वो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि उन्हीं के 103 विधायक में से कोई ना कोई जाके मुख्यमंत्री बन जाए। स्वाभाविक रूप से अगर जैसा आपने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस आला कमान की चलती है, तो अभी जो उन्होंने 3 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है अशोक गहलोत के समर्थक जो 92 विधायक, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने उसमें मुख्य मुद्दा ही यही है कि जब 18 अक्टूबर को चुनाव हो जाएगा, 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नतीजे आ जाएंगे, अशोक गहलोत बन जाएंगे, तो एक अध्यक्ष बनने के नाते उनको ये अधिकार होना चाहिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बने। अच्छा। लेकिन उनसे ये अधिकार छीना जा रहा है, या ये कहें कि उनको इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। उनके अध्यक्ष बनने से पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान जो अभी हाईकमान है, चाहे वो राहुल गांधी कह लीजिए, चाहे वो सोनिया गांधी कह लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अभी से मुख्यमंत्री बदल के वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जबकि भारत के संविधान में भी आप देखिए कि कोई अगर एमएलए एमपी का चुनाव लड़ता है तो एमपी जीतने के बाद इस्तीफा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई एमपी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो इस्तीफा दे देता है, उसके पास समय होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा क्या है? ये बात अशोक गहलोत के दिमाग में खटक रही है कि मुझे अध्यक्ष बनने से पहले ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है। तो ये बात उनके दिमाग में आना स्वाभाविक है। खिचड़ी यहाँ पे पक रही है, खिचड़ी पक रही है। और इस खिचड़ी में सबसे बड़ा काम किया है, हालांकि इसका आपस में कोई रिश्ता आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो राजनीति के जादूगर कहलाते हैं अशोक गहलोत। तो अभी सीपीएम ने, केरला की जो सीपीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया जी। अगर आपने वो ट्वीट देखा हो तो वो ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा कि केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर आप 18 दिन लगा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा उसके आपके 2 दिन हैं। 2 दिन है। तो ये खेल क्या है? तो सीपीएम को ये समझ में आ गया है कि वो राहुल गांधी जो अब उत्तर भारत में अप्रासंगिक हो चुके हैं, कांग्रेस जो पूरे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में अप्रासंगिक हो चुकी है, तो वो अपनी नई जमीन तलाश रही है केरल में जाके। उनको ये नजर में आ रहा है कि वहां पर भी एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ की सरकार होती है, तो इस बार हालांकि एलडीएफ की सरकार दोबारा आई है, लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि अगर अगली बार दोबारा से यूडीएफ की या कांग्रेस की सरकार आती है तो राहुल गांधी के सिर पर वो ताज पहनाया जाएगा
कि देखिए वायनाड के वो एमपी हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में वहां पर इतनी मेहनत करी, 18 दिन वहां पर लगाए और केरल में सरकार आ गई। और वो सरकार आने के बाद वहां पर इंटरनली ये डिमांड उठेगी डिफरेंट सेक्शन ऑफ कांग्रेस से कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। एक खेल पूरा ये है। पानी दे दो, पानी दे दो। पानी चाहिए सर? नहीं, कि राहुल गांधी को वहां पर एक डिमांड उठेगी कि अध्यक्ष बनाया जाए। तब अशोक गहलोत को वापस से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं? तो जवाब आएगा नहीं। अच्छा। तो अशोक गहलोत को ये नजर आ गया कि भाई ये फिल वक्त यानी थोड़े टाइम के लिए उनको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है अध्यक्ष बनाने का, उसके बाद वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। और उनके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण सीताराम केसरी का भी है। कांग्रेस में हमेशा ये रहा है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से होगा। अच्छा। आपको याद होगा कि सीताराम केसरी को कैसे धोती खोल के एकदम उनको पकड़ के कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कहीं उनका भी पजामा ना उतर जाए, तो वो बड़ा सेफ गेम खेल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री राजस्थान का वो वही आएगा जो उनकी खड़ाऊं लेकर वहां बैठेगा, ना कि सचिन पायलट। ठीक है सर, आपकी इन बातों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। अगर हम मध्य प्रदेश का चुनाव याद करें, जब कमलनाथ की सरकार गई थी, फिर वहां पे हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें नजर आए थे कि जो एक बहुत बड़े पिलर माने गए दोबारा कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए, फिर एक नई सरकार बनाने के लिए। क्या राजस्थान में कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है? क्या कभी अशोक गहलोत कांग्रेस परिवार से दगा कर सकते हैं क्या? दगा, अगर आप इसको दगा का नाम दे तो वो तो उन्होंने कर ही दिया। अच्छा। अगर वो हाईकमान की नहीं मान रहे, देखिए राजनीति में जो चीज सामने नजर आती है उससे बड़ा खेल उस बात के या उस प्रसंग के पीछे, पर्दे के पीछे खेला जा रहा होता है। सर माइक थोड़ा यहाँ पे रख के बोलिएगा। हाँ। राजनीति में जो चीज सामने नजर आती है वो होती नहीं, उसके पीछे जो पर्दे के पीछे का खेल होता है वो उससे बड़ा होता है। यहाँ पर जिस तरह से 92 विधायकों ने एक बगावत कह लीजिए हाईकमांड से या अपनी डिमांड कह लीजिए, उन्होंने जो 3 सूत्रीय फार्मूला केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने रखा है जी, अजय माकन और खड़गे साहब के सामने, तो वो तो सीधा सीधा बगावत ही तो माना जाएगा। वो क्या है? वो यही कह रहे हैं कि हमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री वही चाहिए जो अशोक गहलोत तय करें, या आप 19 अक्टूबर तक का वेट करिए, उसके बाद जब ये अध्यक्ष बन जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद ये खुद डिसाइड कर लेंगे। लेकिन वो हो नहीं रहा, तो ये भी एक बगावत ही है और क्या है। क्या कभी ये लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्या अपने 92 विधायक लेकर के? चूंकि मेरे ख्याल से 18 भाजपा के विधायक है कि कितने हैं? नहीं, भाजपा के ज़्यादा विधायक हैं, 70 से ऊपर विधायक 70 से ऊपर, सॉरी 200 विधायकों की ये विधानसभा है, जिसमें 108 विधायक अभी कांग्रेस के पास है और 70+ बीजेपी के पास 70+ बीजेपी के पास है। अगर वो जो आंकड़ा है 92 वाला, क्या लगता है आपको, चूंकि आपने वहाँ पे कवर किया है, पूरे अच्छे से आप जानते हैं, वहाँ के नस नस से आप वाकिफ हैं, तो कभी ऐसा लग सकता है कि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार आ सकती है? चूंकि भाजपा का समय इस समय बड़ा अच्छा चल रहा है सर, अगर देखा जाए तो। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस समय किसी भी तरह की तोड़फोड़ ऐसी हो कि वो सरकार में आए या तोड़फोड़ करके सरकार में आए। राजस्थान के प्रेसिडेंट जो है भाजपा के सर, वो कह रहे हैं कि अगर वो आने को तैयार है तो हम तो स्वागत करते हैं उनका। वो उनका अपना मंतव्य हो सकता है, उनका अपना मत हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा चाहेगा कि कांग्रेस टूट के इस समय विधायक भाजपा में आए, क्योंकि भाजपा का अपना संगठन वहां पर ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर है। अच्छा, मतलब तो वो बाहर से उधार के एमएलए क्यों लाएंगे? वो इंतजार करेंगे, अगले साल ही तो चुनाव है, जस्ट 1 साल की बात है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले साल जो 2024 में चुनाव होने वाला है, 23 में जो चुनाव होने वाला है, वो बिल्कुल पूरा भाजपा की तरफ जा रहा है। भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है राजस्थान के लिए, कम से कम कांग्रेस के देखिए वहाँ की परंपरा देखें तो परंपरा के हिसाब से भी भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और जो कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में, 4 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया है, हाँ। अगर उस पर भी नजर डालें, हाँ। तो उनके भी कर्मकांड ऐसे हैं कि भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2023 में भाजपा की सरकार बन जाएगी। भाजपा की चिंता उसके अपने ही अंतर्द्वंद जो पार्टी में चल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच की जो टसल है, या वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की जो टसल है,
वो तो भाजपा की चिंता का कारण हो सकती है, लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस की अभी जो सरकार है जी। वो भाजपा के लिए 2023 के चुनाव के लिए चिंता का विषय नहीं है। अच्छा सर, मतलब मुझे राजस्थान में ये बड़ा गुटबाजी देखने को मिल रहा है, चाहे अब भाजपा के अंदर कह लीजिए, जैसा अभी आपने गिना दिया कि वसुंधरा राजे और केंद्र सरकार के बीच में जो टसल है, फिर आपका सतीश पूनिया और जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे उस समय के उनके बीच में जो टसल है, फिर उसके बाद अभी कांग्रेस में हमें ये जो टसल देखने को मिल रहा है, सचिन पायलट गुट अलग, फिर उसके बाद, तो ये क्या कारण क्या रहता है? ये परिवारवाद या फिर अपनी गद्दी हमेशा ऐसे रहे, मतलब कारण क्या है सर? अगर मैं देखिए, ये राजनीति का खेल है, ये तो हाँ। कमोबेश आपको भारत के अधिकांश प्रदेशों में ये देखने को मिल ही जाएगा। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कमलनाथ और ज्योतिरादित्य की लड़ाई हुई। हाँ। महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है, उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों अलग अलग हो गए, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। हाँ। आप गोवा देख लीजिए, गोवा में कांग्रेस के जो विधायक थे, भाजपा को जरूरत नहीं थी, तब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। तो ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खेल है, इससे राजस्थान भी अछूता नहीं है, और कमोबेश ज्यादातर राज्यों में अगर आप राज्य की राजनीति देखेंगे तो वहां भी वो अछूता नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अब केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी एक जगह बनाई, अपना जो मुकाम बनाया भारत की जनता में, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके चलते ठीक है, उनको कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल चैलेंजेस विद इन द पार्टी एंड विद इन द गवर्नमेंट, ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे होना कोई नई बात नहीं है, होता ही है। ठीक है। अगर सर मैं ये दो गुटों की बात करती हूँ, आपके सचिन पायलट गुट हो गए, फिर आपके जो गहलोत गुट जो हो गया, सबसे पहले खींचतानी कब हुई थी? मतलब इनकी अगर मैं इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ तो कैसे, मतलब क्योंकि दोनों की तो राजनीतिक अलग अलग तौर पे शुरू हुई, फिर मतलब खींचातानी कैसे मतलब बन गई, वो मैं समझना चाहती हूँ। खींचातानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, मतलब 18 में। बिल्कुल। अच्छा। उसी दिन से वो खींचातान शुरू हो गई थी। हालांकि मजबूरी के चलते उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा, वो साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे, लेकिन इसी खींचातान का नतीजा था कि बीच में बगावत हुई, बहुत से लोगों को लेकर, बहुत एमएलएस को लेकर वो हरियाणा के एक रिजॉर्ट में भी गए सचिन पायलट, लेकिन वो संख्या बल नहीं जुटा पाए, और संख्या बल ना जुटाने के कारण वो वापस लौटे। अब वापस लौटने का खामियाजा ये भुगता उन्होंने कि उनके लिए उप मुख्यमंत्री का पद भी गया, उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी गया जी। लेकिन वो एक संघर्षशील नेता हैं, पर वो संघर्षशीलता के साथ साथ अगर वो थोड़ा करेज उस समय पर दिखाते, अच्छा, दैट वाज द हाई टाइम कि एक बिना मांगे सलाह, मतलब मेरी सचिन पायलट के लिए, कि अगर वो उस समय अपनी कोई अलग पार्टी बना लेते तो हो सकता है कि कुछ विधायक जो उनके साथ आते हैं, वहाँ चुनाव होता, उपचुनाव होता, वो जीत कर आते या ना आते, लेकिन वो 2023 के चुनाव के लिए अपनी एक बहुत सॉलिड ज़मीन तैयार कर लेते, और हो सकता है कि वो 2023 में भले ही सरकार बनाने में कामयाब ना होते, 2028 की राह उनके लिए बहुत आसान हो जाती अगर सचिन पायलट ने उस समय पर एक अच्छा निर्णय, एक मजबूत निर्णय, हिम्मत दिखाते हो कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया होता तो। अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गहलोत की लीडरशिप और सचिन पायलट की लीडरशिप, किसकी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लगती है? कि मतलब चूँकि नंबर्स तो गहलोत के पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक जैसे, चूँकि अभी हाल फिलहाल में हम जितने भी बयान देखें गहलोत सरकार के, बड़े बेतुके बयान होते हैं सर। अब हाल फिलहाल में राजस्थान में कोई इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा ये सब तो होता रहता है। तो सर, ये जो इंसिडेंट जो हुआ है उसके बाद जो बयान आया, तो लीडरशिप पे आप क्या कहना चाहेंगे उनके? देखिए, होता रहता है, ये तो एक ऐसा फिनोमेना है, ये जो एजेड जितने भी हमारे लीडर्स हो गए हैं, अक्सर उनके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मुलायम सिंह यादव का आपको याद होगा, लड़कों से गलती हो जाती है, तो ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों की वर्किंग स्टाइल और दोनों के उसके ऊपर करें तो अशोक गहलोत नो डाउट पहले जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, पार्टी पर उनकी अच्छी पकड़ रही है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब से
सचिन पायलट को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो बहुत ही उन्होंने मेहनत करी और एक बहुत निखरे हुए नेता के रूप में वो सामने आए। महल से उतर के जमीन पे उतरे वो। उन्होंने जमीन पर मेहनत करी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी जमीन पर की गई मेहनत का ही नतीजा था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। तो अगर दोनों की राजनीति को आप कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हो कि दोनों ही एक सूरज के समान दैदीप्यमान नेता हैं, लेकिन एक ढलता हुआ सूरज है, एक उगता हुआ सूरज है। ढलता हुआ सूरज किसको कह रहे हैं सर? अशोक गहलोत, स्वाभाविक रूप से। और उगता हुआ सूरज अब सचिन पायलट। चलिए, और संबंध सचिन पायलट के किसके साथ मजबूत है? राहुल गांधी के साथ संबंध मजबूत है? स्वाभाविक रूप से मजबूत है, यंग है। राहुल गांधी ही तो चाहते हैं कि देखिए ये गेम प्लान अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनको बाद में दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जाएगा। वो ना घर के रहेंगे, ना घाट के, ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना अध्यक्ष रहेंगे। अच्छा, ये गेम प्लान सारा राहुल गांधी, सचिन पायलट और उनकी जो कोटरी है, और आजकल जो उनके जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को मतलब स्ट्रांगली मानने वाले, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, देखिए वो भी केरल में पूरी तरह से अपना धोती पहन के अपना उनके साथ लगे हुए हैं। और जो आपके योगेंद्र यादव, सलीम यादव जी, वो भी शामिल हुए हैं। वो भी नहीं, इस सारी भारत जोड़ो यात्रा के पटकथा लेखक तो वही हैं। अच्छा। सलीम यादव उर्फ योगेंद्र यादव। तो आप ये मानिए कि नज़दीकी राहुल गांधी से जो सचिन पायलट की है, तो उसी के चलते आज अशोक गहलोत को पता है कि कहीं ना कहीं वो उनके साथ कोई गेम प्लान हो चुका है। अच्छा, राहुल गांधी का हम हर एक्शन का देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है बड़ा प्रभावी देखने को मिल रहा है। चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा में लीजिए तो उधर लेफ्ट, मतलब अभी एक तरफ शोर हो रहा था कि सारे विपक्ष इकट्ठे होंगे, विपक्ष इकट्ठा होगा, और जैसे ही उन्होंने केरल में 18 दिन लगाया वैसे विपक्ष वहाँ पर सीपीएम चिल्लाने लगा, जी हमारे यहाँ इतने दिन क्यों, हमारे यहाँ इतने दिन क्यों। तो वो हमें एक नेगेटिव प्रभाव हमने देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा का। और अभी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही आपके जो है रिस्पॉन्सिबल है राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। तो ये एक्शन का उनका ये क्या रणनीति, वो सोच के नहीं बनाते या फिर ज्यादा सोच जाते हैं? क्या है मतलब उनके पीछे सोच का ये कारण? देखिए, ये उनके रणनीतिकारों की सोच है, या उनकी सोच है, उनकी प्लानिंग की विफलता है जो सामने नजर आ रही है जी। असल में वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश होती है। नया मार्केटिंग मैनेजर आता है, नई मार्केटिंग एजेंसी आती है, वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट में जांच ही नहीं, दम ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप कितनी भी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर लीजिए तो पब्लिक उस प्रोडक्ट को नहीं लेती। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें दुष्यंत सर ने जो उनकी एक्सपीरियंस, आप जिनको कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि भाई राजस्थान इलेक्शन में उन्होंने क्या देखा, किसने ज़मीन पे उतर के मेहनत किया, और जो राजनीतिक जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत, जिनकी वजह से आज ये स्थिति खड़ी हो चुकी है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं सरकार गिरने की नौबत आ गई है, या फिर अगर सूझबूझ से आला कमान अगर इसको संभाल लें तो कहीं ना कहीं संभल भी सकती है। इसी के साथ धन्यवाद।